स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डील करने जा रहे हैं दैट इज़ पॉलीमर्स। और इसके अंदर हम 3 सब टॉपिक्स लेंगे: इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। पॉलीमर जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से बना है। पॉली मतलब होता है मैनी, मर मतलब है यूनिट्स और पार्ट्स। सो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसमें रिपीटेड लिंकेज रहती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, जिसे हम कहते हैं मोनोमर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ पे ये हमारा मोनोमर है और इसकी रिपीटेड लिंकेज से जो यूनिट बन गया है ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बन गया है जिसे कि हम पॉलीथीन कहते हैं। अब देखते हैं किस किस तरह से हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन का तरीका है नेचुरल पॉलीमर या सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर हम ऐसे पॉलीमर को कहते हैं जो कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज में मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स में, एनिमल्स में प्रोटीन्स मिलता है, प्लांट्स में सेलुलोज एंड स्टार्च मिलता है और रबड़ मिलता है। इसी तरह से सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं जो कि हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं। ये कमर्शियली हम प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग ज़रूरतों के लिए, जैसे कि पॉलीथीन, जैसे कि नायलॉन फाइबर्स। तीसरी कैटेगरी हमारी आती है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जो नेचुरल तो हैं लेकिन हम उसकी लैब में मॉडिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल रबड़ है उसमें सल्फ़र डाल के उसको वल्केनाइज्ड रबड़ बना दिया जाता है, या जो इसी तरह से सेलुलोज एसीटेट ऑब्टेन किया जाता है, तो ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। दूसरी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। या तो पॉलीमर लीनियर रहता है, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स हैं जिसके अंदर लिंक्स के थ्रू वो कनेक्टेड हो जाता है, लॉन्ग चेन बनती रहती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी रहता है, फॉर एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन। दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर, जिसके अंदर साइड में हमें कुछ ब्रांचेस मिलेंगी, ब्रांचेस की वजह से क्लोजली पैक्ड नहीं हो पाएगा, तो लो डेंसिटी रहेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, जैसे कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। तीसरा रहता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर, जिसके अंदर क्रॉस लिंक होने की वजह से एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके जो मोनोमर्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रहते हैं, तो बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल रहता है। एग्जाम्पल है हमारी बैकलाइट और मेलामाइन, और 3 डायमेंशनल नेटवर्क की वजह से ब्रिटल एंड हार्ड होते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो हमें इस तरह से समझ में लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रॉस लिंकेज फॉर्म किया हुआ है, ये सारा का सारा आपस में लिंक हो गया है। लीनियर के केस में सीधी सीधी चेन्स चलती जा रही हैं, ब्रांच चेन्स के केस में ये साइड की ब्रांचेस जो हैं वो निकल गई। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। इसमें हम 2 टाइप्स कहते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर कहते हैं अगर आपके पास ओनली 1 टाइप ऑफ मोनोमर यूज़ हुआ है, जैसे कि पॉलीथीन, इसका जो मोनोमर है वो इथीन है। लेकिन अगर आपका जो मोनोमर है वो मोर देन 1 टाइप है, जनरली 2 टाइप्स के रहते हैं, तो उसे हम कोपॉलीमर कहते हैं, जैसे नायलॉन 6 अभी हम आगे चल के रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कि हम टैक्टिसिटी ऑफ पॉलीमर के नाम से जानते हैं। इसमें हम हेड टू टेल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, आइसो रहती है, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपके सेम साइड ऑफ चेन पे आ जाते हैं, तो उसे हम आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे सेम साइड ऑफ चेन पे आ रहे हैं। दूसरा कहते हैं एटैक्टिक पॉलीमर। अगर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रैंडम है, यानी कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये इधर वाला केस देखिए, ये आपकी रैंडम ओरिएंटेशन है। थर्ड इज सिंडियोटैक्टिक पॉलीमर, जिसके अंदर जो साइड ग्रुप्स हैं वो अल्टरनेटिंग फैशन में अरेंज रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो साइड ग्रुप्स हैं वो अल्टरनेट अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्सेस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 टाइप्स रहती हैं इसके बेसिस पे, इधर इट इज़ इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक्स। चारों के अंदर हम देखते हैं डिफरेंस क्या रहता है। मोलिकुलर फोर्सेस का डिफरेंस रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड ये बना हुआ है, सल्फर ब्रिजेस लगे हुए हैं इलास्टोमर में। फाइबर के केस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। थर्मोसेट्स के बीच में क्रॉस लिंकेज हो गई है। थर्मोप्लास्टिक में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है एडिशनल। अब इलास्टोमर की बात करें तो नाम से जैसे हमें पता लग रहा है, ऐसे पॉलीमर हैं जिसकी विस्को इलास्टिसिटी है, मतलब विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी दोनों रहेंगी, हाईली इलास्टिक, फ्लेक्सिबल। जैसे आप स्ट्रेच करोगे, कंप्रेस कर दोगे, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेंगे। एग्जाम्पल इज नेचुरल रबर, सिलिकॉन रबर और नियोप्रीन। टायर, सील्स, गैसेट्स,
फ्लेक्सिबल होजेज, ये सब इससे बनाए जाते हैं। इनके अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस रहते हैं, थोड़ी बहुत कोवलेंट क्रॉस लिंकेज रहती है जो कि इलास्टिसिटी को अलाउ करती है। तो बेसिकली अमॉर्फस रहेंगे और चेन जो है वो कॉइल हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, रिट्रैक्ट हो जाएंगी। दूसरा जो हमने फाइबर्स देखे जैसे कि नायलॉन फाइबर्स, तो ऐसे पॉलीमर हैं जो थ्रेड लाइक हैं, इनको हम वीव कर सकते हैं, स्पन कर सकते हैं इनटू फैब्रिक्स। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है, बहुत लाइट वेट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे कि नायलॉन का आपको मालूम है, कॉटन मालूम है। तो टेक्सटाइल कपड़े बनाने के लिए, रीइंफोर्समेंट मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसे अभी हमने पहले देखा था, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस रहती हैं। तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सेमी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है या लीनियर भी रहती है। हाईली ओरिएंटेड मॉलिक्यूलर चेन्स होते हैं, बहुत स्ट्रेंथ रहती है। थर्ड जो टाइप है दैट इज थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर को कहते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद मोल्डेबल हो जाते हैं और उसको कूल करोगे तो आप सॉलिडिफाई हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग का, ये रिवर्सिबल होता है, तो इनको आप इजीली मोल्ड कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो। और ये बहुत लाइट वेट होते हैं, जैसे कि पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पीवीसी है। तो पैकेजिंग, कंटेनर, हाउस होल्ड गुड्स, आपने सब देखा है, इन चीज़ों से बनाई जाती हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनमें मोस्टली वंडरवाल फोर्सेस ही रहते हैं और कुछ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी रहती हैं अगर वो पोलर कंपाउंड्स हैं। मोस्टली लीनियर रहेंगे, स्लाइटली ब्रांचिंग रहेंगे विद ऑलमोस्ट नो क्रॉस लिंकेज, ताकि वो आसानी से मेल्ट हो सके, रीशेप हो सके। फोर्थ जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट इज थर्मोसेट्स। तो थर्मोसेट्स ऐसे पॉलीमर होते हैं जो इरिवर्सिबली हार्ड है, मतलब एक बार आपने उसकी क्योरिंग कर दी तो आप उसको दोबारा से रीमेल्ट नहीं कर सकते, रीमोल्ड नहीं कर सकते। तो हाईली थर्मली स्टेबल होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इनको रीशेप नहीं किया जा सकता। जैसे कि इपॉक्सी रेजिन्स हैं, फिनोलिक रेजिन्स हैं, मेलामाइन रेजिन्स हैं। मोस्टली एडहेसिव की तरह, कोटिंग की तरह, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज़ होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं इनके अंदर, थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जब स्ट्रक्चर बनता है, क्रॉस लिंकेज हो जाती है, अभी हम आगे चल के रिएक्शंस देखेंगे। तो उसकी वजह से बहुत ही हाईली क्रॉस लिंक्ड और रिजिड स्ट्रक्चर रहता है, ऑलमोस्ट इनफ्यूजिबल या इनसोलेबल नेटवर्क हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी हाई थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, की जो पॉलीमराइजेशन पॉलीमर बन रहा था उस वक्त रिएक्शन किस तरह की हो रही थी। तो एडिशन पॉलीमर कहते हैं हम अगर रिपीटेड एडिशन हो रहा है मोनोमर का, साथ में कोई भी मॉलिक्यूल का, स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं हो रहा। ये मोस्टली ऐसे मोनोमर्स में होता है जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने पॉलीथीन के बारे में देखा था। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर के केस में क्या होता है, मॉलिक्यूल के साथ में जो मोनोमर मॉलिक्यूल है वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप होते हैं, तो आपस में रिएक्शन होने पे स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, एल्कोहल, HCl ऐसे मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम नायलॉन 6,6 की बात करें तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड की रिएक्शन होने से वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हो जाता है, तो कंडेंसेशन कहलाते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। दो तरह का मैकेनिज्म है जैसे कि हमने अभी बात करी। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको कि हम चेन ग्रोथ भी कहते हैं, और यहाँ पे कंडेंसेशन है जिसको कि हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर सक्सेसिव एडिशन किसकी हो रही है, फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, मोनोमर्स की यूनिट वो आपस में जुड़ते जाएंगे। मोनोमर्स जो होते हैं उनमें विनाइल ग्रुप रहता है ताकि होमोलिटिक क्लीवेज होकर के इजीली आपका फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाए, जैसे कि इथाइलिन, स्टाइरिन, विनाइल क्लोराइड, मिथाइल मेथेक्राइलेट। ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर आपको, जैसे इथाइलिन है, हमने अभी देखा था कि यहाँ पे इथाइलिन के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका होमोलिटिक जब क्लीवेज होगा तो बड़ी आसानी से आपका जब फ्री रेडिकल रिएक्शन इनिशिएट करेगा बड़ी आसानी से नेक्स्ट फ्री रेडिकल बन जाएगा। चेन को इनिशिएट कौन कराएगा, रिएक्शन को इनिशिएट कौन कराएगा, उसे हम कहते हैं इनिशिएटर। तो एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर यूज़ करना पड़ता है, मोस्टली बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज़ किया जाता है, या कोई भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हुआ या एजो कंपाउंड हुआ। देखते हैं किस तरह से। तो फॉर एग्जांपल ये आपका बेंजोइल पेरोक्साइड इंडिकेटर है, यहाँ पे ये होमोलिटिक क्लीवेज हुई, होमोलिटिक क्लीवेज होने से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से CO2 का रिलीज हो गया और ये आपका फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। दिस इज़ योर फिनाइल फ्री रेडिकल। फिनाइल फ्री रेडिकल जा कर के अटैक करेगा आपके मोनोमर मॉलिक्यूल पे। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे, आप इसको फिर से होमोलिटिक क्लीवेज इस तरह से शो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन और इधर जो इलेक्ट्रॉन आया उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया और ये इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया, ये एक फ्री रेडिकल बन गया लार्जर साइज का।
अब चेन प्रोपेगेट होगी इसी रेडिकल के थ्रू, नेक्स्ट मोनोमर मॉलिक्यूल्स आएंगे और सिमिलरली आप इसी तरह से रिएक्शन को शो करेंगे और करते करते इसी तरह से रिपीटेड यूनिट में ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो जाएगा। चेन रुकेगी कब? जब ऐसे दो लॉन्ग चेन जो यूनिट्स बन रहे हैं वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास है और ये इधर फ्री रेडिकल, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये आपका टर्मिनेशन होगी, चेन रुक जाएगी। तो इस तरह से फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रहती है। अब बात करेंगे कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन की। अब यहाँ पे क्या है, जो एक्टिव सेंटर है वो कैटायन है। तो मोनोमर कैसे होंगे? ऐसे मोनोमर होंगे जो ऐसे साइड ग्रुप्स को बेयर कर रहे हैं जो इस कैटायन को स्टेबलाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल आइसोब्यूटीन, विनाइल ईथर, एल्कोक्सिस्टाइरिन, रेजोनेंस के थ्रू इसको स्टेबलाइज करेंगे। इनिशिएटर जो रहता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड या लुइस एसिड रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे कि H2SO4, जैसे कि HCl, और लुइस एसिड जैसे कि BF3L, Cl3, ऐसे एसिड्स यूज़ कर सकते हैं। तो होगा क्या कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड आपको पता है कि H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है, तो ये H पॉजिटिव आयन जब अटैक करेगा तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है वो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। जो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड आपका बन गया है, ये नेक्स्ट आपका जो मोनोमर मॉलिक्यूल है उसके अटैक करके न्यू कार्बोकेटाइन फॉर्म कर देगा। इसी तरह से चेन आगे बढ़ती जाएगी, लिंकेज होती जाएगी और टर्मिनेशन रहेगा जब न्यूक्लियोफाइल के साथ आप इसको ऐड करवाओगे तो यहाँ से OH नेगेटिव इसके साथ आके कंबाइन हो गया और H पॉजिटिव आपका वापस से रिलीज हो गया। थर्ड है एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, जहाँ पे आपका जो एक्टिव सेंटर होगा वो नेगेटिवली चार्ज आयन होगा। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे मोनोमर के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए जो कि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दे, जैसे नाइट्रोस्टाइरिन, ब्यूटाडाइन, एक्राइलोनाइट्राइल। तो यहाँ पे जो इनिशिएटर रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स रहेंगे जो इजीली कार्बन आयन रिलीज कर सके, जैसे कि एल्कली मेटल हो गया, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हो गया या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। तो जो इनिशिएटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे हमने लिया है एल्काइल लिथियम, तो यहाँ इस तरह से कार्बन आयन बन गया है। इस कार्बन आयन ने यहाँ अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो गए और आगे इस तरह से लिंकेज हो गई। सिमिलरली फर्दर मोनोमर मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक होगा और अल्टीमेटली प्रोटॉन डोनर के साथ आप इसको रिएक्ट करवाएंगे और OH नेगेटिव आपका जो है वो वापस से रिलीज हो जाएगा। लास्ट जो पॉलीमराइजेशन की स्पेशल टाइप है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे मोनोमर जो हैं वो एक मेटल कैटलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है टिपिकली दैट इज़ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड रहता है, उसके साथ में आप डाईथाइल एल्युमिनियम क्लोराइड या ट्राईथाइल एल्युमिनियम ले सकते हैं। तो बेसिकली क्या रहता है, कोऑर्डिनेशन इंसर्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। इसमें चेन के अंदर मोनोमर्स का इंसर्शन रहेगा। तो जो बेसिकली जो मोनोमर्स होते हैं जैसे कि थैलिन एंड प्रोपाइलिन, तो उससे आइसोटैक्टेड या सिंटियोटैक्टिक बनाने के लिए अकॉर्डिंगली हम ये मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ट्रांजिशन मेटल आपका है कंपाउंड और जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, ये आपस में रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स दैट इज़ बीइंग फॉर्म्ड और एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक टाइटेनियम के ऊपर एक वेकेंट साइट आ जाएगी। यहीं पे आपका जो ये एल्कीन मॉलिक्यूल है ये आकर के यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाला है, देखते हैं। तो इस तरह से एल्कीन का मॉलिक्यूल आया और ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो हो रहा है। और उसके बाद में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे आपका जो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये यहाँ मेटल और इसके बीच में ये जो आपने ओलिफिन मोनोमर लिया था, आपका एल्कीन का मोनोमर लिया था, ये यहाँ जाकर के इंसर्शन होगा। ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना है एक, जिसके अंदर ये पाई बॉन्ड जो ऑलरेडी था वो वीकन हो रहा है और यहाँ से ये नया बॉन्ड फॉर्म होना शुरू हो गया। तो इस तरह से ये चेन जो है वो ग्रो करेगी। एज अ रिजल्ट यहाँ पे वेकेंट साइट आ जाएगा और इसी तरह से आगे फिर नेक्स्ट मोनोमर आएगा, वो फिर से इसमें इंसर्ट हो जाएगा। टर्मिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम जो चेन ट्रांसफ़र है वो टू द मोनोमर हाइड्रोजन और एल्काइल एल्युमिनियम एल्काइल कंपाउंड को ट्रांसफ़र करवा देंगे, तो उससे हमारी जो चेन है वो रुक। अब बात करते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसे कि हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। यहाँ मोनोमर मॉलिक्यूल्स
have one or two functional groups like hydroxylamine or carboxylic acid group. तो रिएक्शन होने से डिपेंडिंग अपॉन द केस पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड या पॉलीयूरेथेन टिपिकल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं. यहाँ पे रिएक्शन रहेगी बिटवीन टू सिमिलर और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स और मोनोमर्स. अगर तो आपके पास बाई फंक्शनल ग्रुप हैं तो वहाँ पे लीनियर पॉलीमर बनेगा, और अगर आपके मोनोमर के पास ट्राई या टेट्रा फंक्शनल है तो पॉलीमर जो होगा वो क्रॉस लिंक्ड 3 डायमेंशनल नेटवर्क में बन जाएगा. यहाँ पे खासियत ये रहती है कि मोलिकुलर वेट धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड देयर इज ओनली वन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर. कोई डिस्टिंक्ट हम नहीं कह सकते कि इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन स्टेप है, ऐसा नहीं होता. तो देखते हैं किस तरह से. सबसे पहले दो मोनोमर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी इंटरेक्शन होने से डायमर मॉलिक्यूल बनेगा. जो डायमर बन गया वो डिपेंडिंग अपॉन द केस मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्राइमर बनाएगा, और दो डाइमर आपस में रिएक्ट करेंगे तो टेट्रामर बन जाएगा. ये प्रोसेस चलती रहेगी और रिएक्शन होने से सेम रिएक्शन रेट जो है वो चलता रहेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड अल्टीमेटली हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर प्रोडक्ट मिलेगा. और साथ में ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं इसी वजह से हम इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं. सो ये था अबाउट इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन. दैट्स ऑल फॉर नाउ. रेस्ट वी विल डील इन नेक्स्ट lecture. Thank you.